हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फिर मैं कल की क्लास में नारायण श्रीधर बेंद्रे को पढ़ाया। आज हम के हैब्बर को के कृष्ण कैंटागिरी हैब्बर को, जिनका नाम है कृष्ण कैंटागिरी हैब्बर, और शॉर्टकट क्या है के हैब्बर। तो इनका कृष्ण कैंटागिरी हैब्बर को हम आज पढ़ाएंगे। तो देखिए, इनका ये चित्र लगा दिया हमने। चित्र कल वाली क्लास में नहीं लगाना जरूरी रहता, क्योंकि जब ये चित्र लगा रहता है तो जब उनके बारे में आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है। देखिए, इनका चित्र भी इनके साथ एक लगा हुआ माँ और बच्चा है। माँ है, इनकी बच्चा नीचे है, और कृष्ण कैंटागिरी हैब्बर है। तो यहाँ पे इनका पूरा नाम है, और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे आ गए हम इनकी पूरी व्याख्या के साथ हम जो बताएंगे आपको। यहाँ पे आ गए देखिए के हैब्बर। हम कल बताए थे आप लोगों को ना कि 10 में उनका हुआ है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का, और 1910 उनका था, और कितना 1952 उनकी मृत्यु थी। तो इनका 12 और 96 इनका 10 और 92। तो इनका नारायण श्रीधर बेंद्रे का हमने कल बताया था। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी भावना और ललित कल्पना की संवेगात्मक लहर के साथ सृजन करत हैं। कुछ कलाकार वास्तुपरक वैज्ञानिक अन्वेषण की बौद्धिक सूक्ष्मता के कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति वाले कलाकार थे कौन? कैंटागिरी कृष्ण हैब्बर। कैंटागिरी कृष्ण हैब्बर इनका पूरा नाम पूछा जाता। काफ़ी इनके ही शब्द हैं। इनके शब्द क्या है? कलाकार एक सृष्टा होता है। क्या होता है? कलाकार एक सृष्टा होता है। क्या सृष्टा होता है? जो अपनी कलाकृतियों के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता यही है कि यदि कलाकार दैनिक जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे तो लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत हो सकेगी। यदि ऐसा किसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो समाज में एक क्रांति का उत्पन्न हो जाएगी। कहने का मतलब, अगर कलाकार ऐसा हो कि वह दिन प्रतिदिन की अच्छे से कोई चित्र को अभिव्यक्त करे, यही दैनिक अनुभव तो पूरी निष्ठा से उसको करे, तो समाज में एक क्रांति आ जाएगी। यही इनके कहने का पूरा मतलब है कि अपनी उनकी मान्यता है कि कलाकार अपनी निष्ठा से कोई कार्य करता रहे। देखिए, इसके बाद यहाँ पे दिया है, इस संवेदनशील कलाकार ने प्रायः क्या किया है? बचपन से ही महसूस किया है कि वस्तुओं को प्रकृति को हूबहू चित्रित करना ही नहीं बल्कि कला के लिए कल्पना और भाव प्रवणता की जरूरत है। अतः उसी को विकसित करने की आकांक्षा लिए हुए वे सन 1933 में मुंबई आ गए। तो यहाँ 33 में मुंबई आ गए। अन्य जन्म शिक्षा फिर इनका क्या हुआ? कर्नाटक के छोटे से गांव कैंटागिरी, जिसका इनका नाम है कैंटागिरी, उन्हीं के गांव में, उनके गांव का भी नाम है। तो इनके गांव का नाम आप लोगों को जो कर्नाटक और इनके नाम से ही इनका नाम जोड़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं पड़ेगा। कर्नाटक कैंटागिरी। और देखिए, 1912 में जन्मे हैब्बर की बाल्यावस्था में ही अनेक कठिनाइयों से, विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे जिनमें नित्य वर्धमान भाव और कल्पना के साथ उनकी आस्था, परिवार, दर्शन, निष्कर्ष निर्णयों में परिपक्व प्राप्त की। किशोरावस्था में ही राजा रवि वर्मा के चित्र सरस्वती को प्रतिकृति को अपने घर की दीवार पर उकेरी। जो इन्होंने सरस्वती बनाया था, राजा रवि वर्मा ने, उन्हें अपने घर की दीवार पर उकेरी इन्होंने। यही से उन्हें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे आगे बढ़े। एक बार बढ़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, रवि रामकिंकर बैच की तरह, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा था कि आप देखे ना ही फिरे, आप पीछे मुड़कर मत देखना। इसी तरह ये भी एक बार जब आगे बढ़े तो पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हैब्बर ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में, कहाँ पे? राजेंद्र तकनीकी स्कूल, मैट्रिक पास किया था इन्होंने। इसके बाद कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की तकनीकी स्कूल से, लेकिन साथ ही साथ राजपूत और मुगल शैलियों का भी अध्ययन किया।
पूछा जाता है राजपूत, याद रखिएगा, पूछा जाता है राजपूत और मुगल किसी भी एक वाद के तरीके में बच कर इन्होंने चलना, किसी भी कोई एक वाद हो उसमें बच कर चलना नहीं सीखा इन्होंने। अपने में छटपटाते हुए कलाकार को सदों तहजीब दिया। जीवन की बाहरी विरोधी विविधताओं से सृजन की भीतरी एकांत चिंतन को समेटते चलना इनका स्वभाव बन गया। फिर यहाँ पे मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए इन्होंने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीटिंग क्या रीटिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। साथ ही दंडावती मठ में हैबर ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। सन 1937 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट में डिप्लोमा अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया। सन 1939-37 में किया जे स्कूल में डिप्लोमा लिया है। याद रखिएगा कब लिया है, 1937 में। कहाँ से लिया है? जे स्कूल में। 39 में इन्होंने संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। 39 में इसी संस्थान में, कहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ली थी, 1939 में इस संस्थान में अध्यापक हुए। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके निर्णायक विकासशील जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा था। जो जेरार्ड था वहाँ का प्रिंसिपल जो था, इनके निर्णायक विकासशील जीवन पर अमिट प्रभाव उसका पड़ा था। सन 1946 में इन्होंने भारत प्रस्थान के लिए सर्वस्व को सतर्कता का भावना आ गई थी। उन भारत में प्रस्थान करने पर 46 में आश्रम का सतर्कता की भावना आ गई थी। अपनी यहाँ पे देखिए जो अपनी परंपरा से संस्कृति से जुड़े रहे क्या है। देखिए हैबर की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों वादों सिद्धांतों के अनेक रस तत्व पनपे हैं। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के सभी प्रभाव को ग्रहण किया, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर अपनी परंपरा व संस्कृति से भी जुड़े रहे। तो देखिए किसी वादों में तो बंध के नहीं रहे। 1940 में दशक में एक तरफ प्रभाववाद तो पश्चिमी कला का जगत का शैलियों पर पूछा जाता है किसका प्रभाव इन पे है, तो प्रभाववाद का है किस पे। तो देखिए प्रभाववादी हैं कि कैसे हैं, सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। तो प्रभाववाद की शैलियों पर उनके देश के राजस्थानी और मुगल चित्रकला की शैलियों से जूझते रहे। वह कुछ समय उत्तर प्रभाववाद से जुड़े रहे। फिर जो है हैबर स्वभावतः एक प्रभाव पड़ा अन्वेषी कलाकार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कला का जो रूप विकसित किया था उसमें अन्वेषण आक्रामकता व मूर्त अनवरत रहा है। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया। उनकी कृतियों में शांति, आनंद, आशा, मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन, सारी जैसे बहुत चीज़ें उनके अंदर समाहित रही, सहज रहे। हैबर के चित्र प्रेक्षण के अतिरिक्त सरल, आत्मीय, आकर्षक लगते। उनके चित्र सदैव मानवीयता के लिए उत्प्रेरित हो जाएंगे। अब ऐसे चित्र ही बनाते थे कि उन्होंने पहले ही कर दिया था। अगर कलाकार दिन प्रतिदिन से बनाए चित्र तो वहाँ पे काफ़ी आसानी होगी। थोड़ा सा हमारा PDF आप लोगों को आज थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है हमको। हैबर की शैली में न्यूनतः प्रतीक, विधान, नियोजन, रेखाओं की शांत भाव विभोरता के नए सृजन व कल्पना का नूतन आग्रह स्पष्ट लक्षित होता है। वे किसी सैद्धांतिक आग्रह को लेकर नहीं चले, किंतु पश्चिमी नकल के लिए सर्वथा विरुद्ध रहे। उन्होंने कहा है कि हमारी जो मानव संस्कृति विरासत रही उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधाधुंधीकरण नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं के स्कूलों वादों से निकलकर व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। के हैबर ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता, एलोरा, काले की गुफाओं को अध्ययन किया। किसकी? काले की गुफा, अजंता, एलोरा। बाकी सभी लोगों ने, नंदलाल बोस ने अजंता का किया था, अमृता शेरगिल ने दोनों का किया था। इन्होंने काले की गुफाओं को भी देखा। इस तरह जोड़ कर दे आप लोग याद रखिए। काले गुफा को भी जो महाराष्ट्र में है, तो देखिए यहाँ पे मुंबई वाली है, काले और कन्हेरी की गुफा सारे हैं देश में अध्ययन की। इसके अलावा सन 1949 में से लेकर 53 में उन्होंने 2 बार फ्रांस और पोलैंड देशों की, कहाँ का, इन्होंने 49 में कहाँ पे गए थे? फ्रांस और पोलैंड आदि देशों का यात्रा भी की। वहाँ की लगभग सभी कलाओं, दीर्घाओं और संप्रदायों, नए पुराने कलाकारों का काम देखा, विभिन्न वादों का अध्ययन किया, किंतु अपने सृजन में भारतीय जीवन के पहलुओं का प्रस्तुत करना उचित समझा इन्होंने। देखिए यहाँ पर आ गए हैबर जो है ऐसे कलाकार थे जो परंपरा ढंग से पश्चिमी शैली में निष्ठाड़ होते रहे। संदत रूढ़िवादिता की छाप से सर्वधामुक्त रहे। यद्यपि उन्हें गैर यथार्थवादी चित्रकारों से मोह रहा, लेकिन अमूर्तवादी न रहे। सन 1960 में उन्हें चित्रों को ऑल इंडिया फाइन आर्ट सोसाइटी में नई दिल्ली में कला दीर्घा में प्रदर्शित कर आयोजित किया गया।
इस प्रदर्शनी के चित्रों में इन्होंने दृष्टिकोण से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शित करते हैं। बर सत अपनी शैली के नियोजन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे। यहाँ पे देखिए हैबर की लोक कला क्या, हैबर की लोक कला लोक संस्कृति संगीत व चिंतन के अधिष्ठाता रहे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। केबर की भारतीयता के आधुनिक लोक कला का एक सेतु माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? भारतीयता की आधुनिकता का एक सेतु माना जाता है इनको। हेबर एक चित्रकार होने के साथ साथ भाव कवि भी थे। क्या थे? कवि भी थे। हैबर की शिक्षा जगत में बड़ी देन है। उन्होंने चित्रकार के जन्म सामान्य को देखा, समझा, उनकी मनोव्यथा को प्रकट किया। हम बड़ा करेंगे इसको थोड़ा, समझा और उनकी मनोव्यथा को सच्चा शिक्षा जगत में उन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट तथा लाइफ ऑफ सिविलिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध भी प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे आ गए महत्वपूर्ण शीर्षक, रंग और रेखाएं। क्या था इनका? महत्वपूर्ण शीर्षक और रंग रेखाएं अलग है। हेबर की कला में रंगों की कौतूहल भरी झलक है, साथ ही मानवीयता भी निश्चित और स्थिर होती है। हेबर की कला के महत्व उपयोगिता की कसौटी पर अवलंबित और फ्रेंच कलाकार गोगोवा वह उत्तर प्रभाववादी से प्रभावित थे ना, प्रभाववाद उत्तर प्रभाववादी से, तो आपका फ्रेंच कलाकार गोगोवा तो रहेगा उत्तर प्रभाववाद में। पाल सेजा है तो प्रभाववाद उत्तर प्रभाववाद से आगे आपने देखा ना, तो चीज़ें आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ से भी चित्र जैसे कोई अब यहाँ से वो भी याद हो जाएगा। देखिए पाल सेजा से अत्यधिक प्रभावित रहे उन्होंने, फिर भी उन्होंने भारतीय विषय का वातावरण का चित्रण किया। उन्होंने विश्व में जनसाधारण और मानवीय सौंदर्य के दर्शन होते हैं। ग्राम जीवन का भी इन्हें प्रभाव उनके जीवन पर निरंतर बना रहा। उनके चित्रों की प्रेरणा नगर सुदूर किसी कोने में निवास करने कामगारों से क्या था? बहुत दूर पे जो निवास करते हैं नगर से, वो काम करने के लिए निवास नहीं करते हैं, लोग जाते हैं कमाने के लिए, जो अपने जीवन निर्वाह हेतु साधारण कार्यों में जुटे रहते हैं। यही कारण है कि उनकी कृतियों में इमारत बनाने वाले मजदूर, किसानों, मछुआरे, फल बेचने वाले के दर्शन। जब यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए तो आगे से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। जब आगे से हमने व्याख्या पढ़ाई है कि लोग क्या कहते थे, स्वयं ही कह दिए थे कि अगर कलाकार अपने जो है दैनिक क्रियाओं का अपने चित्रों में समावेश करे तो बहुत अच्छा क्रांति आ जाएगी। तो जैसे 1 मिनट देखते हैं आप लोग को, हम विनोद बिहारी मुखर्जी का पढ़ाए थे आगे, तो उसमें उन्होंने क्या चित्र बनाया है समझ रहे हैं आप लोग? देखिए दिन प्रतिदिन के चित्र बनाए, कैसे बनाए? तो जब हम वहाँ पे आपको पढ़ा दिए, तो जब यहाँ से विस्तृत आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए उन्होंने क्या नेपाल में गए, नेपाली दृश्यांकन बनाया। जहाँ नेपाल में वो गए थे भित्ति चित्रकारी सीखने, तो यहाँ नेपाली दृश्यांकन बनाया। फिर क्या गली में चलते फिरते बनाया, और बाग में चहलकदमी बनाया। ये सारे चित्र और वृक्ष प्रेमी बनाए थे। क्या ये जीवन से संबंधित नहीं थे? तो ये भी तो वही कार्य कर रहे हैं। तो देखिए ये सब क्या जो मजदूर को बना दिए, क्या बना दिए? देखिए कह नहीं रहे, सुदूर में जो गए हैं निर्वाह करने के लिए उनके कार्यों को, जैसे इमारत बनाने वाले किसानों, मछुआरे हो गए, फल बेचने वाले के दर्शन होते हैं। उत्सव नृत्य में घनीभूत एकाग्रता सरलता से अविदित होने वाले दृष्टालेख हैं। उनके प्रमुख चित्रों में निम्न में से कौन है? प्रवाह है, पर्वतधारा, श्रद्धा है, अज्ञात की ओर है, खोज है, संगीत है, अन्वेषण है, होली है, दीपावली है, अजंता है, मुर्गे की लड़ाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुर्गे की लड़ाई, माँ और बेटी है, आगे आपने देखा था, श्रमिक है, मवेशी हाट है, धूप दीप्ति है, पनघट है, मयूर है, यमुना पार है, साँझ है, नर जीवन है। तो सारे चित्र आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? जीवन से संबंधित हैं। और जैसे अब यहाँ पे देखिए यमुना हो गई, यमुना पार हो गया, साँझ हो गया, नर जीवन हो गए, सुनहरे और लाल जाड़े हो गए, रात हो गई, यहाँ पे विवाह उत्सव हो गया, आकाश पर हो गया आदि आपके चित्र। दक्षिण भारत के हाट हो गए, क्या हो गया? दक्षिण भारत के हाट बाजार भी हो गए। और चहल पहल के भरे दृष्टांकन, सुकुमार समत रंगों का निखार व परिधि की रेखाएं आश्चर्यजनक है। तो सारे चित्र यहाँ पे इनके देखिए हो गए, काफ़ी पूछे जाने वाले हैं। जो पनघट वनघट आप देख रहे हैं, और देखिए उनके द्वारा दक्षिण भारत के यहाँ पे देखिए सुकुमार संयतों रंगों का निखार व परिधि की रेखा आश्चर्यजनक है। आपके सैकड़ों रेखा चित्र बनाए। मुर्गे की लड़ाई, धान कूटते हुए, क्या हुआ? देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, मुर्गे की लड़ाई जल्दी होती है, हलदर और जल्दी, ठीक है, सॉरी हेब्बर और जल्दी, और धान कूटते हुए हेब्बर,
ठीक है। तो यहाँ पे हलदर को हमने बोल दिया हैबर है। तो यहाँ पे धान कूटते हुए अच्छे उदाहरण है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, धान कूटते हुए मुर्गे की लड़ाई, अच्छे उदाहरण। इसके अलावा चित्रों और रेखा चित्रों के कुछ एल्बम भी हैं। उनकी रेखाकृतियों लय, नाटकीयता, गति से सजीव रही हैं। हैबर की क्या हुआ है, ये हैबर ने अपनी कला के हल्के, मध्यम, चटक रंगों के आलोक से समृद्ध बनाया। सपाट सपाट आयातिक विषय वस्तु के चित्रांकन से भारतीय अनुकरण निर्वाह करते रहे। मातिस क्या थे, मातिस से भी एवं ब्राक घनवाद का, एफावाद का जैसे आधुनिक कलाकारों के काम से प्रभावित होकर हैबर ने चित्र छाया संयोजन से मुक्त हो गए। हैबर के चित्र रंगों में लाल, गहरा भूरा, नीला, पीला, हरा, पियोप ब्लू, जिनका प्रयोग में चित्रों में बहुतायत से करते थे। तो प्रकाश व छाया संयोजन से मुक्त रंग वंद लय और उनके चित्रों में प्रवाहित रहा। उन्होंने चित्रों में काव्यात्मक लय अत्यंत प्रखर थी। जैसे कला अग्रसर होती रही वैसे ही उनकी रंग और रेखांकन पद्धति अत्यंत सुहावनी और सरल होती रही। उनकी कल्पना रंगों में आकारों और अपने पूर्ण नियंत्रण रखती रही। उन्होंने रंगों में मनोवैज्ञानिक पक्षों को लेकर रंग विधान प्रस्तुत किए थे। रंगों में क्या मनोवैज्ञानिक रंग विधान लेकर विधान प्रस्तुत किए थे। यह से ख्याति प्राप्ति पुरस्कार एवं सम्मान, अब इनको क्या क्या मिला इसको देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आ गए कौन कौन सा सम्मान। हैबर के मौलिक सृजन को शीघ्र सामाजिक मान्यता मिल गई। समयांतर में छोटे छोटे बड़े पुरस्कार मिलते रहे। उन्होंने इन्हें निरंतर क्षेत्र में जुटे रहने की शक्ति प्रदान की। सन 1941 में कोलकाता से ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक क्या मिला था। 1941 में कोलकाता से ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक मिला था इनको। हाँ, तो देखिए 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण, अब 41 में मिला, फिर 6 साल बाद क्या इनको मिला मुंबई का, यहाँ कलकत्ता का मिला था। भारत स्वतंत्र होने के केंद्र की ओर प्राप्त सम्मान और 25,000 रुपये पुरस्कार उनका उत्साह बढ़ाया। देखिए 25,000 जब स्वतंत्र होने के बाद भारत जो है इनको 25,000 रुपये जब मिला था पुरस्कार में, तो इनका उत्साह उससे बढ़ गया। इसके अलावा 1955 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार मिला। तो 55 में देखिए इनको भी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार मिला है। तो 55 में देखिए उनके ज़मीन पे उनको मिला है हुसैन को। तो देखिए राष्ट्रीय ललित कला अकादमी और अकादमी के रेखा चित्रों में एल्बम तथा उनके व्यक्तित्व कृतित्व के मोनोग्राफ भी प्रकाशित किया है। के हैबर को पद्मश्री, बहुत इम्पॉर्टेंट इनका होगा पद्मश्री। एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, हमने इसको ट्रिक से बताया था कि देखिए जो एक दिख रहा है इसमें, तो आप लोग को पता ही 1961 है, इतना तो दिमाग में आपके रखते ही हैं। जब एक हैबर देखिएगा, हैबर, तो आप लोग इतना थोड़ा सा जब ये देखिएगा, इनकी मात्रा देखिएगा, तो 62-63 आएगा, 63-64 आएगा, तो उसको मत मारिएगा, 1961 को हैबर मारिएगा। देखिए पद्म भूषण कब मिला, 1989 में। 61 में क्या मिला, पद्मश्री मिला। याद रखिएगा पद्मश्री 61 में और पद्म भूषण 89 में, तो 89। और देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि एक कम 90 में, और देखिए फिर क्या महान, एक कम नहीं 90 में पूरा क्या मिल गया, महाराष्ट्र शासन गौरव सम्मान मिल गया। 61 और देखिए 90 यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे आगे हम चलते हैं। सन 1945 और 39 में मुंबई ने विशिष्ट आयोजित की, क्या आयोजित किया था, एक मिनट इसको छोटा करेंगे। सन 1945 से 49 तक लेकर आपने मुंबई में विशिष्ट कला प्रदर्शनियाँ आयोजित की। आधुनिक कला प्रतिनिधित्व करने के पेरिस, इन्होंने जो कला प्रदर्शनियाँ लगाई थी वो बता रहा है यहाँ पे। 45 से 49 में लगाई थी इन्होंने मुंबई में। और पेरिस कला संग्रहालय में साधु नामक अपनी कलाकृति को प्रदर्शित किया। कौन सी, पेरिस में साधु नामक कलाकृति को यहाँ, जिसे यहाँ के लोगों ने अत्यंत प्रभावित हुए और एशिया के महान कला परंपरा का संवाहक घोषित किया। अब एशिया अपने भारत को कहा जाता है ना, तो इन्होंने एशिया का जो अत्यंत प्रभावशाली होते महान कलाकारों का संवाहक घोषित कर दिया गया। सन 1951 में पेरिस की एक कला प्रदर्शनी में भाग लिया, और जहां पिकासो, रोजर, लेजर,
पिकासो, लेजर, और देखिए आदि महान कलाकारों से उनकी भेंट हुई। यूरोप के अन्य देशों में भी उनकी कला की प्रशंसा हुई। तो यहीं तक इनका पूरा समाप्त हो गया। बाकी हमने अपने ढंग से आप लोगों को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया इनके बारे में। और यहाँ माँ बेटी का जो हमने माँ बच्चा कहा था, वो माँ और बेटी वहाँ आपने देखा था इनके चित्र में लिखा हुआ था। तो यही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और प्लीज़ सभी लोग इसको देखा करें। बस कितने मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से आप निश्चित पढ़े रहेंगे, तो जब प्रश्न करने जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको याद करने में। इसीलिए हम सभी लोगों ने कहा था, और काफ़ी अच्छे होते भी हैं। रीता प्रताप निश्चित पढ़ने के बाद आपको सभी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। प्रश्न करेंगे, रटना पड़ेगा, और व्याख्या पढ़े रहेंगे, विस्तृत पढ़े रहेंगे, तो उसमें खुद ही प्रश्न आपको आसान लगने लगेंगे। तो धन्यवाद अब सभी हमारे विद्यार्थियों को। और प्लीज़ जो लोग वीडियो देखा करें, तो एक मिनट का ही काम रहता है, क्यों 1 मिनट क्या 1 सेकंड का भी काम नहीं रहता था, कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो लोग नए हैं उनको वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।